जीव जनन कैसे करता है। जनन यानी जनन बोल दो, प्रजनन बोल दो, रिप्रोडक्शन बोल दो, इसका मतलब सीधा सा है बच्चे पैदा करना है। मतलब कि बच्चे पैदा कैसे करते हैं ये हम जानेंगे इस वाले लेसन में। देखो ये 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, और मेरी मानो तो ये नीट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। हाँ, और उससे ज़्यादा अदरवाइज जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब के लिए जीवों में जनन वाला लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम जीवों में जनन कैसे होता है ये जानेंगे। ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। अब जनन बोलो कि प्रजनन के रिप्रोडक्शन, सीधा सा अर्थ बच्चे पैदा करना, हिंदी भाषा में बोले तो संतति उत्पन्न करना। ओके, आया। जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि मैं समझाता हूँ सीधी सी बात। अलैंगिक जनन में एकल जनक के द्वारा संततियाँ उत्पन्न होती हैं, मतलब एक अकेला आदमी बच्चे पैदा कर लेता है, जबकि इसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक नर की एक मादा की। जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तब जाके बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि तब जाके संतति उत्पन्न होती है। तो इसमें दो जनकों द्वारा संतति उत्पन्न होती है, जिसमें एक नर होता है एक मादा होती है। नर के द्वारा तो छोड़ा जाता है शुक्राणु और मादा के द्वारा छोड़ा जाता है अंडाणु है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से तो बच्चा बनता है इधर है। और जबकि इस वाली कंडीशन में जो अलैंगिक जनन होता है ना, इसमें क्या होता है मोटा भाई, इसमें तो एक ही आदमी चाहे वो क्या करता है, एक ही अकेला ही बच्चे पैदा कर देता है। कैसे करता है मैं बताऊंगा आपको, देख। अरे अभी देखना, अलैंगिक जनन में एकल जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में दो जनकों द्वारा संतति उत्पन्न होती है। देखो, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जितनी भी संततियां हैं, अलैंगिक जनन से जो भी अलैंगिक जनन करता है तो उससे जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो आपस में सेम टू सेम होंगे। बहुत जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं ये मेरी एक वीडियो भी है, आप चाहो तो देख लेना, कोई बात। आपस में एक जैसे होते हैं, मतलब अलैंगिक जनन वाले आपस में सेम शकल के होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, लैंगिक जनन पुरुषों जो मनुष्य होता है उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। जितने भी स्तनधारी है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी चूहा गिलहरी, जितने भी स्तनधारी हो सब में लैंगिक जनन होता है। और जितने भी पुष्पीय पादप है, जिन पे पुष्प उगते हैं, जितने भी पुष्प वाले पादप हैं उनमें भी लैंगिक जनन होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, नर, इसमें दो जनक होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है। नर के द्वारा नर युग्मक स्त्रावित किए जाते हैं और मादा के द्वारा मादा युग्मक स्त्रावित किए जाते हैं। अब ये मादा युग्मक ये नर युग्मक क्या होता है मोटा भाई मैं बताएगा। इसको तो बोलते हैं मेल गेमेट और इसको फीमेल गेमेट। नर युग्मक होता है सीधा शुक्राणु है, समझ गए है ना, शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। इधर मादा युग्मक के पास होता है अंडाणु है ना, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बच्चा पैदा होता है मोटा भाई। हाँ, तो इसमें नर अकेला बच्चा पैदा कर रहा है क्या, नहीं, अकेला शुक्राणु बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए अंडाणु की जरूरत पड़ती है। उसी तरह पादपों में क्या होता है मोटा भाई, पादपों में जो मेल व नर रहता है उसमें होता है नर वाला पार्ट होता है परागकण, और मादा में होता है अंड कोशिका या अंड बोल सकते हैं। तो नर और मादा ये दोनों आपस में जुड़कर बीज बनाते हैं मोटा भाई। जब बीज बढ़ता है तब जाके फल बनता है। और जितने भी पुष्प पादप है उनमें लैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो निम्न स्तर के जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनमें क्या होता है ज्यादातर अलैंगिक जनन होता है। और मैं अभी इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोटा भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो अब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब हम अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके।
तो अलैंगिक जनन में देखो, अलैंगिक जनन करने वाले बहुत सारे जीव होते हैं और सभी जीव अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। कुछ तो अपने 2 टुकड़े कर लेते हैं और कुछ 4 तो कुछ बहुत सारे, और कुछ अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। तो अब अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं तो इनकी विधियां भी अलग अलग हो गई। अब इनकी विधियां अलग अलग हो गई तो इनके नाम अलग अलग हो गए। तो इसलिए जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, इसमें कई प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के कई प्रकार होते हैं। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, इसकी कितनी विधियां हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है खंडन। खंडन क्या होता है भाई? खंडन यानी कि सीधा सीधा छोटा बच्चा, खंडन यानी कि किसी चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ना। तो खंडन का मतलब कि किसी चीज के टुकड़े करना। जैसे एक कोशिका है, एकल जनक है। अब खंडन में क्या होता है, एकल जनक 2 भागों में टूट जाता है या फिर कई भागों में टूट जाता है। तो एकल जनक द्वारा एक से अधिक, 1 या 2 या 1 से अधिक या 2 भागों में टूटना क्या कहलाता है? खंडन। इंग्लिश में बोल दो फिशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं खंडन को? फिशन। फिशन का मतलब कि फीस करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। तो इसमें क्या होता है, एक जनक होता है, जैसे अमीबा होती है ना, अमीबा अपने 2 टुकड़े कर लेती है। तो अमीबा अपने 2 टुकड़े कर लेती है तो 2 बच्चों का जन्म हो गया, खुद मर के बच्चों का जन्म हो रहा है। लेकिन अपन में क्या होता है कि अपन में नर और मादा मिलकर बच्चों का जन्म होता है और अपनी तो मौत भी नहीं होती। लेकिन अमीबा की तो मौत हो जाती है। मतलब वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उनको तो पता भी नहीं उनकी माँ कौन है, क्योंकि उसकी माँ के टूटने से ही तो बच्चे जन्म लेते हैं। देखो, अब देखो, खंडन यानी कि फिशन। फिशन 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब जिसके 2 खंडन हो जाए, मतलब जो 2 भागों में डिवाइड हो जाए। जैसे अमीबा, ये जो अमीबा होती है ना मोटा भाई, अमीबा क्या होती है, ऐसे ऐसे रहती है और फिर ऐसे ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है ना। मतलब कि ऐसे लचक लचक करती हुई, मचक मचक करती हुई एक दूसरे से टूट जाती है और फिर अंत में इसके 2 भाग बन जाते हैं मोटा भाई, ये अमीबा में। ठीक है, हाँ। तो जो अमीबा होती है, अमीबा अपने आकार को चौड़ा कर लेती है। चौड़े का मतलब बिल्कुल चौड़ा। फिर केंद्रक डिवाइड होता है, आय केंद्रक उधर, मतलब केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक, एक केंद्रक इधर चल जाएगा, एक केंद्रक, मतलब सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसमें एक केंद्रक इधर चला जाता है, एक केंद्रक इधर चला जाता है, फिर ये बीच में से टूट जाती है। मतलब सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका झिल्ली का विभाजन होता है और फिर 2 बच्चे बनते हैं मेरे भाई। मतलब है कि जो अमीबा है, अमीबा से 2 बच्चों का जन्म हो रहा है और ये खुद मरकर 2 बच्चों को जन्म दे रही है। ऐसा ही पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम, देखो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। इस प्रकार जो पैरामीशियम होता है, इसकी आकृति किसके तरह होती है ये पूछा गया है, नीट में पूछा था शायद। तो पैरामीशियम की आकृति किसके समान होती है? तो ये चप्पल नुमा होता है। किसकी तरह दिखता है? चप्पल के नुमा। पैर में क्या पहनते हैं? चप्पल। तो चप्पल की तरह पैर से पैर, पैर यानी कि चप्पल, चप्पल की तरह पैरामीशियम। ट्रिक हो गई कल बेस्ट। आगे चलते हैं बहुखंडन। बहुखंडन वाले यानी कि मल्टीपल फिशन। इसको तो बाइनरी फिशन बोलते थे द्विखंडन में, इसको बोलेंगे मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब कि बहुत सारे टुकड़े हो ना। ठीक है, बहु मतलब बहू के नहीं, अपनी बहू के खंडन मत कर देना तुम। बहुखंडन का मतलब कि बहुत सारे टुकड़ा होना है। किसी एकल जनक के द्वारा आपने बहुत सारे टुकड़े करना। 2 करेगा तो द्विखंडन। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। ये उदाहरण है, पूछा जाता है कि भाई द्विखंडन निम्न में से किस में होता है? अमीबा दे देगा और बहुत सारे ऑप्शन में दे देगा अपन को। अमीबा और पैरामीशियम का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे भाग टूट जाते हैं किसमें? बहुखंडन में, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल फिशन बोलते हैं। और ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया बीमारी होती है। ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम से मलेरिया बीमारी होती है और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम के भीतर एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक 2 भागों में डिवाइड होता है, फिर 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे 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 करके डिवाइड हो जाता है। मतलब कि इसमें क्या हो जाता है? बहुखंडन हो जाता है। फिर अचानक से इसकी ये जो बाह्य झिल्ली है ये टूट जाती है। टूटते ही ये झिल्ली टूट जाती है, सबके सब बाहर निकल जाते हैं और सबके सब बाहर निकलने के बाद बहुत सारे बच्चों का जन्म हो जाता है। मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं।
जब मादा एनोफिलीज अपन को काटती है तो प्लाज्मोडियम का जो रोगजनक होता है हमारे शरीर में जाता है। हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी आरबीसी की वाट लगा देता है। बोले तो मैं बिल्कुल हाँ, आरबीसी मतलब हमारे खून की वाट लगा देता है और फिर ऐसे करके अपनी संख्या बढ़ाता है और संख्या बढ़ाने के बाद मलेरिया हो जाता है। फिर आप समझदार हो, इसलिए कहता हूँ मच्छर को दूर भगाओ, अगरबत्ती जलाओ। यह प्लाज्मोडियम। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोशिका विभाजन के। कोशिका विभाजन क्या होता है? मेरे छोटे बच्चे नाम से पता लग रहा है कि कोशिका मतलब टूट रही है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। कोशिका विभाजन मान लो एक तरह से खंडन की तरह ही है। खंडन जैसे होता है वैसे कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किसमें देखा जाता है? बैक्टीरिया में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका होती है, अब यह कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं मोटा भाई, है ना। अलैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, यहाँ एकल जनक के द्वारा संततियां उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर ये एक था जिससे दो बने, यानी कि अमीबा से दो बने। यहाँ भी ये अकेला था, इससे इतने सारे बने, एकल जनक के द्वारा इतने सारे बच्चे बन रहे। इधर भी कोशिका विभाजन में एक बैक्टीरिया था, ये दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, मतलब कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, है ना। हाँ, अब बात करते हैं मुकुलन। इंग्लिश में बोले तो बर्डिंग। मुकुलन, मुकुलन का मतलब कुछ भी नहीं मेरे बच्चों, एक पौधा, एक हाइड्रा होता है। मतलब कि हमारे जो मुकुलन होता है ना, मुकुलन जैसे कि एक बॉडी होती है, बॉडी में से किसी भी पार्ट से एक कलिका निकलती है और वो कलिका निकलती निकलती अपनी बॉडी से अलग हो जाती है और मेरे जैसा जीव बनाएगी, मतलब मेरे जैसा बच्चा बनाएगी, है ना। जैसे कि देखो मुकुलन में क्या होता है, मुकुल या कलिका, इससे संतति उत्पन्न होती है। हाइड्रा, इसका हाइड्रा कलिका, हाइड्रा में एक कलिका निकलती है, हाइड्रा की बॉडी से एक कलिका निकलती है और वो कलिका धीरे धीरे ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद यह जनक कोशिका, ये जनक है, ये जनक कोशिका है, तो धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद जनक कोशिका से अलग हो जाती है। और बोले तो मैं तो कहता हूँ बच्चा पैदा हो गया, क्यों नहीं हुआ? देखो ना, इससे अलग होने के बाद तो बच्चा बन जाएगा और सेम इसकी शक्ल का बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले जितने भी बच्चे होते हैं सबके सब एक जैसे होते हैं, तो ये इसके बाप के समान दिखेगा, है ऐसे का ऐसे। इसी के बाद में एक और बात बता दूं कि जो अमीबा होती है ना, ये अमर होती है। कैसे होती है अमर? देखो, अमीबा क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई, अमीबा तड़पने लग रही है कि मैं तो मरने वाली हूँ, तो ये क्या करती है, अपने दो भाग डिवाइड कर लेती है और एक से दो बना लेती है। और जब दो बन जाते हैं, जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर में एक्टर अपने 10-10 अवतार बना लेता है, यूं फक 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 बहुत सारे रूप बना लेता है, एक इधर एक इधर एक इधर। उसी तरह अमीबा अपने बहुत सारे टुकड़े कर लेती है, जिससे फिर उसकी अमर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उसका जीवन तो बढ़ गया, उसको कौन मार सकता है? तुम मार दोगे, वो दो टुकड़े कर लेगी अपने, तुम अमर है। अमीबा और पैरामीशियम जो दो देह खंडन करते हैं वो अमर होते हैं। हाँ, साइंस में है बस। अब मुकुल यानी कि कलिका से संतति उत्पन्न करना, तो देखो इसके 3 उदाहरण विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। यीस्ट, हाइड्रा, स्पंज। यीस्ट में मुकुलन पाया जाता है, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, स्पंज में मुकुलन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों में सब बताऊंगा, देखो। यीस्ट होता है कवक। क्या होता है बेटा? कवक। यीस्ट होता है कवक, इससे बनाई जाती है दारू। क्या बनाई जाती है? दारू। मतलब कि आज के जमाने में दारू पीने का मतलब, इसमें तो मेरा बाप गुजर गया, इसमें तो मेरा पिता गुजर गया, अब तेरा नहीं, दारू नहीं पीना चाहिए, खास नहीं पीना चाहिए। तो यीस्ट से दारू बनाई जाती है, ड्रिंक यानी कि अल्कोहल बनाई जाती है। अल्कोहल का सूत्र CH2OH होता है। तो इसमें यीस्ट में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, केंद्रक 2 भागों में डिवाइड होता है। इसका छोटा वाला पार्ट इधर चला जाता है, मतलब केंद्रक डिवाइड होने के बाद छोटा सा केंद्रक इधर चला जाता है और फिर धीरे धीरे केंद्रक भी बड़ा होता है और ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता है और अंत में जनक कोशिका से संतति कोशिका अलग हो जाती है। तो इसमें यीस्ट में क्या होता है, एक मुकुल निकलता है। मुकुल मतलब एक कलिका निकलती है और कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है और अंत में जनक कोशिका से अलग हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत शानदार चीज है ये। हाँ, बिना किसी माथा फोड़ी के अपने में तो शादी करानी पड़ती है। शादी कराने के बाद दहेज दो, दहेज लो, ये लो, वो करो, फलाना करो, ढिंगा करो, सिर पे इतना सारा माथा फोड़ी। इनमें कोई टेंशन नहीं है, अपन खुद ही बच्चे पैदा कर लेते हैं ना। देखो
इनमें मेल फीमेल नहीं होते। हाँ, नहीं तो तुम सोचो कि ये मेल है कि फीमेल है, नहीं नहीं, इनमें मेल फीमेल नहीं होते मोटा भाई। कभी भी ये नहीं सुना होगा आपने कि नर ईस्ट, नर मादा ईस्ट, ऐसा कभी नहीं सुनोगे आप। ना नर हाइड्रा होता है ना मादा हाइड्रा होता है। अमीबा ना नर है ना मादा है, मतलब अलैंगिक जनन करने वाले जितने भी होते हैं ना, इसमें ना तो नर होता है ना मादा होती है, ये तो एक जनक होता है बस। कुछ भी मान लो, एक जीव मान सकते हो। तो यीस्ट में क्या होता है कि एक मुकुल निकलता है, मुकुल अलग हो जाता है जिससे संतति उत्पन्न होती है। हाइड्रा देखो ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा समुद्र में पाया जाता है। इस हाइड्रा के बॉडी पार्ट से एक मुकुल निकलता है और फिर ये मुकुल अलग हो जाता है। स्पंज यानी कि वो जो बर्तन मांजने का होता है ना, उसकी तरह का होता है ये जो स्पंज है बर्तन मांजने की तरह का होता है, ये भी समुद्र में पाया जाता है। स्पंज में भी मुकुलन के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब बात करेंगे बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणु द्वारा यानी कि बायोस्पोर्स, इसमें क्या होता है कि एक थैली होती है, जैसे ये एक थैली होती है, इस थैली में बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। अब ये जो बीजाणु बनते हैं, बीजाणु तो बीजाणु बनते हैं और इतने सारे बीजाणु बनते हैं कि बाहर की जो दीवार होती है ना फट जाती है, और फटते ही बीजाणु बाहर आ जाते हैं, बाहर के नेचर में आ जाते हैं, बाहर की हवा में आ जाते हैं। हवा इनको इधर से उधर ले जाती है और हवा इधर उधर ले जाने के बाद ये वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, मतलब कि उग जाते हैं। समझे क्या नहीं समझे, समझ गए। देखो जैसे बीजाणु फटा, ये फटेगा, फटते ही इसके अंदर के सारे कण बाहर निकल जाएंगे, है ना, कण बाहर निकल जाएंगे। इधर माता जी अचार बना रही थी, कौन, एक फीमेल थी जो क्या कर रही थी, अचार बना रही थी। अब ये सारे इसमें घुस जाएंगे क्योंकि अचार का ढक्कन खुला हुआ था। अब इसमें घुसने के बाद अचार में क्या लग जाएगी बच्चों, फफूंद लग जाएगी। अब जब अचार में फफूंद लग जाती है तो अचार खराब हो जाता है। मोटा भाई मैं तो कह रहा हूँ, जितने भी जगह तुम फफूंद देखते हो, चाहे ब्रेड में, चाहे इसमें, चाहे केक में, चाहे अचार में, चाहे नींबू में, और जितनी भी सब्जियां होती है उनमें भी फफूंद, गेहूं में भी लग जाती है कभी कभी तो है। तो जितने भी फफूंद लगती है वो किसके द्वारा होती है मोटा भाई, कवक के द्वारा होती है। शैवाल पानी में पाया जाता है, जिसको आमतौर पर अपन खंजी बोलते हैं। खंजी होती है ना ग्रीन कलर की, नदी तालाबों में जैसे चिकन करके गिर जाते हैं, वो चिकनी वाली खंजी, जिससे मैं भी कई बार बचीटे खाया हूँ। मतलब कि मेरा तो यहाँ से फूटा था ना, एकदम ब्लड निकला था। मुझे तो पता है वो दिन, जिस दिन मैं, हाँ खैर छोड़ो। शैवाल मतलब कि क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है, जिसके क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है। इसमें किसके द्वारा जनन होता है, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और ये कैसे होते हैं, चल होते हैं। क्या होते हैं, चल होते हैं, क्योंकि चल रहे हैं ना, ऐसे चलते हैं। तो किसके माध्यम से चल रहे हैं, पक्षमाप के माध्यम से चलते हैं। कौन, क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है, इनके भीतर की तरफ ये जो केंद्रक होता है, ये कई केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद इस तरह के बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। और ये जब बीजाणु बन जाते हैं तो इतने बनते हैं कि इसका पेट फट जाता है, और पेट फटने के बाद सारे के सारे क्लेमाइडोमोनास बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद कोई पानी में, कोई अचार में, कोई ब्रेड पे, कहीं जमीन पे, तो जगह जगह जाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। कौन, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक शैवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं कवक की। कवक कौन है, अब कवक में अपन उदाहरण लेंगे पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम है ये दिख रहा है ना, पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम होता है, इसमें कोनिडिया होती है। क्या होती है, कोनिडिया। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं कोनिडिया। इसमें क्या होती है, कोनिडिया होती है, और ये कोनिडिया टूट जाती है। ये जो कोनिडिया है ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है, और इस तरह बहुत सारी कोनिडिया क्या करती है, अलग अलग जगह जाकर अपनी जनसंख्या बनाती है, जनसंख्या बढ़ाती है। सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक का मतलब जो जीवाणु की वृद्धि को रोक दे। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलियम, जो कि एक कवक है, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसा लगा? तो अब आप एक बात अमीबा में भी देखो, अमीबा होती है ना, अमीबा में भी बहुखंडन हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में भी बहुखंडन देखने को मिलता है। अमीबा भी बहुखंडन कर सकती है ना, क्योंकि वो भी इस तरह से अपनी संख्या वृद्धि कर देती है। जब पता चलता है कि यार मेरी तो जनसंख्या घट रही है, मैं बार बार 2 ही क्यों पैदा करूं, एक साथ 10-10 भी कर दूं, तो वो क्या करती है, अलैंगिक बहुखंडन भी कर सकती है अपनी अमीबा भाई, है ना।
तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुनरुत्पन्न को। पुनरुत्पन्न को बोलते हैं इंग्लिश में रीजनरेशन, ठीक है। अब पुनरुत्पन्न में क्या होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट का टूटने के बाद वह बॉडी का जो पार्ट बनता है, मतलब उस बॉडी के पार्ट से नई संतति का जन्म होना पुनरुत्पन्न कहलाता है, ठीक है। यही बात समझ में, दोबारा समझ। मान लो मैं हूँ और मेरा बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है, जैसे मेरा हाथ टूट जाता है। अब इस हाथ को मैं इधर फेंक देता हूँ। अब इस हाथ से मेरी जैसी आकृति वाला एक और मनुष्य वर्मा पैदा हो जाएगा और मेरा हाथ वापस आ जाएगा। इधर तो हाथ आ जाएगा और उधर हाथ से मेरी नई बॉडी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस क्षमता को बोलते हैं पुनरुत्पन्न, मतलब कि शरीर के टूटने से नई संततियां बनती है। ये है ना केवल विशेष जीवों में ही देखने को मिलती है। और कौन कौन से इसके उदाहरण क्या क्या है? एग्जाम्पल, प्लेन एरिया में पुनरुत्पन्न, हाइड्रा में पुनरुत्पन्न, स्टारफिश में पुनरुत्पन्न। अब आप बोलोगे कि सर हाइड्रा में तो मुकुलन पाया जाता है। बेटा हाइड्रा में मुकुलन भी पाया जाता है, पुनरुत्पन्न भी पाया जाता है, खंडन भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। कई जीव कई प्रकार से जनन कर सकते हैं, वो अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी जीव आएंगे जो अलैंगिक जनन भी कर लेते हैं और लैंगिक जनन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन एरिया की पहले बात करते हैं। तो प्लेन एरिया का क्या होता है? जब बॉडी पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्लेन एरिया को मान लो मैंने चाकू से काट दिया बीच में से। अब प्लेन एरिया को बीच में से काटने के बाद इसके दो टुकड़े बनते हैं। एक टुकड़ा दे दिया मैंने, एक टुकड़े को मैंने रख दिया बाहर, एक टुकड़े को रख दिया अंदर। जब मैं उसको पोषण दूंगा, मतलब भोजन वजन दूंगा, और कुछ देर बाद मैं देखूंगा कि उसके नीचे की तरफ, मतलब वो नीचे का बॉडी पार्ट वापस बनने लगेगा और बनते बनते वो वापस इस तरह बन जाएगा। नीचे वाले पार्ट से तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा और ऊपर वाला पार्ट था उससे नीचे वाले पार्ट बन जाएगा। इस तरह एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया का जन्म होता है। मतलब इसने क्या किया, अपने दो टुकड़े करे और एक टुकड़े से नया बच्चा बना और इधर वाले टुकड़े से भी नया बच्चा बना। इसे बोलते हैं बेटा पुनरुत्पन्न। हाइड्रा में भी अपन ने बीच में से चाकू से काट दिया तो ऊपर वाले से भी एक हाइड्रा बना, नीचे वाले से भी एक हाइड्रा बना। स्टारफिश में क्या होता है? बीच में से टुकड़ा करा, दो स्टार बने। स्टारफिश जानते हो ना, समुद्र में मिलती है। हाँ, तो स्टारफिश में जो दो टुकड़े करते हैं स्टारफिश के, अब इन दो टुकड़ों को एक इधर फेंका एक इधर फेंका। कुछ देर बाद में देखूंगा, यानी कि कुछ दिनों बाद, तो उसमें क्या होगा? पुनरुत्पन्न होगा। पुनरुत्पन्न मतलब कि वहाँ की जो शिराएं होती है वो अपने आप में जनरेट होती हुई वहाँ का जो बॉडी पार्ट गायब हुआ है उसे वापस आना देती है। यानी कि इस वाले पार्ट से नई स्टारफिश का जन्म होगा और इस वाले से भी नई स्टारफिश का जन्म होगा। तो इस प्रकार स्टारफिश से दो नए स्टारफिश का जन्म होता है। देखो, और पुनरुत्पन्न यानी कि रीजनरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंगांतरण जिसको मार्फोलेक्सी बोलते हैं और एक होता है अभिरूपांतरण जिसे एपिमार्फोफेलेसिस बोलते हैं, ठीक है। एपिमार्फोलेसिस बोलते हैं, ठीक है। अंगांतरण में क्या होता है? अंगांतरण में ये वाली कंडीशंस होती है जितनी भी आपने ये देखी। इसमें दो बॉडी के कट जाने पर दोनों बॉडी के पार्ट्स हैं, इस वाले पार्ट से भी नया बच्चा बना, इस वाले पार्ट से भी नया बच्चा बना, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में क्या होती है? अभिरूपांतरण वाली कंडीशन में कि मान लो कोई बॉडी पार्ट टूट गया, जैसे मेरा हाथ टूट गया, तो इस हाथ से नया बच्चा नहीं बनेगा, बल्कि मेरा शरीर में जो ये हाथ गया वहां पर वापस हाथ आ जाएगा। यानी कि जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली, अगर छिपकली की पूंछ को मैं काट देता हूँ, छिपकली को पूंछ को काटने के बाद छिपकली की पूंछ तो वापस आ जाएगी, लेकिन जो छिपकली की जो पूंछ रहती है उससे नई छिपकली नहीं बनेगी। तो केवल अभिरूपांतरण होता है, मतलब कि वो जो पूंछ कटी ना छिपकली की, वो पूंछ वापस आ जाएगी, लेकिन उस जो टूटी हुई पूंछ है उस टूटी हुई पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी। लेकिन इसमें बनती है, किसमें बनेगी? अंगांतरण वाले पुनरुत्पन्न में बनती है, लेकिन अभिरूपांतरण वाले में नहीं बनती है। अब देखो, उभयचर जंतुओं की जितनी भी टांगे होती है, टांगों में अभिरूपांतरण पाया जाता है, मतलब उनकी टांगे घिस जाती है तो वो वापस सही हो जाती है। सरीसृप में केवल, यानी कि जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसमें केवल छिपकली की पूंछ में पाई जाती है। जंतुओं की त्वचा में, अपनी त्वचा कटेगी तो धीरे धीरे इनमें क्या होगा? पुनरुत्पन्न होगा और धीरे धीरे ये मेरी जो वहाँ पे क्या है, कोशिका विभाजित होगी और धीरे धीरे वहाँ की मरम्मत हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जेमुलेशन। जेमुलेशन स्पंज में पाया जाता है जो कि पुनरुत्पन्न के द्वारा ही होता है। जेमुलेशन में भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर इन टुकड़ों से नए बच्चों का नए स्पंज बनते हैं। जिसके बाद बात करते हैं प्लेज्मोटोपी की।
प्लेज्मोटोपी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो केंद्रों की संख्या आधी इधर आधी इधर। जैसे इस मान लो इसमें 10 केंद्रक है, इसमें कितने केंद्रक है, 10 केंद्रक है। कोशिका विभाजन हुआ तो 5 इधर चल गए, 5 इधर चल गए। अब इसमें क्या होता है, इन केंद्रकों को केंद्रक विभाजन होता है, मतलब प्रत्येक केंद्रक 2 केंद्रक में डिवाइड होता है। इस प्रकार ऊपर भी 10 हो जाते हैं और नीचे भी 10 हो जाते हैं। मतलब ये 5 केंद्रक विभाजित होते हैं, जिससे नई कोशिका में 10 केंद्रक बन जाते हैं, इसमें भी 10 केंद्रक बन जाते हैं। मतलब कि जनक के समान हो जाते हैं, 10 इधर 10 इधर। ठीक है, ये केवल विशेष जीवों में पाया जाता है और उनका नाम है माइसेटिजोआ, ओपेलाइना और मिक्सोस्पायरिडम है। देखो विषय इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन अब तक के जितने भी लिखवाए ना वो ज़्यादा मोस्ट है। इसके बाद हम कायिक प्रवर्धन को पढ़ेंगे कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। अब पादपों में चलेंगे कि पादपों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कायिक प्रवर्धन के बारे में डिटेल विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन का मतलब होता है, कायिक यानी होती है बॉडी, काय यानी क्या होती है बॉडी, और परिवर्धन यानी कि उसकी वृद्धि होना। ठीक है, परिवर्धन यानी उसकी वृद्धि होना, यानी कि बॉडी की वृद्धि होना। ठीक है, अपने किसी बॉडी पार्ट से, पादपों में ज्यादातर होता है कायिक परिवर्धन, तो पादप के किसी बॉडी पार्ट से नए पादप की उत्पत्ति होना कायिक परिवर्धन कहलाता है। पादप के किसी बॉडी पार्ट से, यानी कि जड़ तना पत्ती कलिका से किसी नए पादप की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है, कायिक परिवर्धन कहलाता है। कायिक परिवर्धन को इंग्लिश में वेजेटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जड़ तना पत्ती कलिका से नए पादप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं जड़ के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जड़ के द्वारा। तो पादप में जड़ द्वारा, जैसे शीशम, सीरीस, मुराया, इसमें क्या होता है, जड़ से नए पादप की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लो ये शीशम का पेड़ है और ये शीशम के पेड़ की क्या है, जड़, और इस जड़ से एक नया पादप निकल आता है। तो ये जो नया पादप दिख रहा है, तो इस प्रकार जड़ द्वारा क्या हुआ, नए पादप की उत्पत्ति हुई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कायिक परिवर्धन बोलेंगे। ठीक है, कायिक परिवर्धन बोलते हैं। ओके, तो जड़ द्वारा हो गया। अब बात करते हैं पत्ती के द्वारा। तो पत्ती के द्वारा कैसे होता है भाई, देखो पण द्वारा कायिक परिवर्तन होता है पत्थर चट्टा में। किसमें होता है, पत्थर चट्टा में। पत्थर चट्टा की क्या है, एक पत्ती है, यानी कि पण है, जिसे पत्थर चट्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलम बोलते हैं। इस पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है, इस पत्ती के चारों ओर किनारों पर ऐसे कलिकाएं निकल आती है। ये कलिकाएं जब ये पत्ती हिलती है तो ये कलिकाएं नीचे गिर जाती है और जमीन पर गिरने के बाद ये कलिकाएं अंकुरित हो जाती है और एक नए पत्थर चट्टा का जन्म होता है। मतलब एक नए पादप का जन्म होता है, यानी कि एक नए पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम का जन्म होता है इन पण कलिकाओं से। तो पण द्वारा कायिक परिवर्तन देख लिया हमने, यानी कि जड़ द्वारा देख लिया हमने। तो जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें देखा, शीशम में। तने पत्ती द्वारा कायिक किसमें देखा, पत्थर चट्टा में। अब बात करते हैं हम कलिका द्वारा। कलिका द्वारा कायिक परिवर्तन। ठीक है, अब कलिका द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें देखने को मिलता है, बुलबुल में। अब ये बुलबुल क्या है, बुलबुल होती है, जैसे ये अगेव का पादप है। किसका पादप है, अगेव। ये जो मैंने पादप बना रखा है ना, ये कौन सा पादप है, अगेव। अगेव में क्या होता है, इस तरह छोटी छोटी पत्र कलिकाएं निकल जाती है, मतलब पत्ती नुमा कलिकाएं निकली होती है। इन कलिकाओं के घिरने से नए पादपों का जन्म। रामबास अगेव ग्लोब में किसके द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, बुलबुल या पत्र कलिकाओं के माध्यम से कायिक परिवर्तन होता है। किस किस में, रामबास अगेव ग्लोब। अब बात करते हैं तना की। अब देखो जो तना होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक या तो वो जमीन के अंदर हो, एक जो आधा जमीन के ऊपर हो और आधा जमीन में हो। तो जो आधा जमीन में और आधा हवा में होता है तो उसे बोलते हैं हम अर्धवायवीय स्तंभ। यानी कि जो तना होता है ये 2 प्रकार का होता है, आधा स्टेम ऊपर हो और आधा स्टेम नीचे हो, यानी कि तना। तो उसे क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय रूपांतरित स्तंभ। ठीक है, और एक होता है भूमिगत, जो जमीन के अंदर हो, तो भूमिगत रूपांतरित स्तंभ बोलते हैं। अब जो अर्धवायवीय रूपांतरित स्तंभ होता है, इसमें 4 प्रकार से कायिक परिवर्तन देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं, देखो, ऊपरी भूस्तारी, अंतभूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ठीक है, ये 4 प्रकार से कायिक परिवर्तन होता है। देखो
सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी भूस्तरी की। ऊपरी भूस्तरी को इंग्लिश में रनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनर्स बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? दूब, घास। अब ऊपरी भूस्तरी का मतलब तो ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर की ओर, भू यानी भूमि के ऊपर की ओर है। यानी कि जो ये जो पादप दिख रहा है, इस पादप के यहाँ से जड़ निकलती है और यह फैलती फैलती इसके पास में आ जाती है और यहाँ पर एक नए पादप का जन्म हो जाता है। ये धूप और घास में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर वापस जाता है, तो ये क्या हो रहा है? भूमि के ऊपर होती है। ये जो जड़ दिख रही है ना, ये वाली, ये भूमि के ऊपर होती है, ठीक है। ऊपरी भूस्तरी, इंग्लिश में इसको रनर्स बोलते हैं। किस में पाई जाती है? धूप और घास में। ये उदाहरण याद रखना कि ऊपरी भूस्तरी किस में पाई जाती है? धूप और घास में। अंत भूस्तरी, नाम से पता लग रहा है कि अंत यानी अंदर, भूमि के अंदर पाई जाने वाली अर्धवाहीय रूपांतरित स्तंभ। तो अब इसमें क्या होता है कि भूमि के अंदर ये किसमें पाया जाता है? पोदीना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पोदीने में पाया जाता है। तो पोदीने का जो, मान लो ये पोदीना का पादप है, तो इसकी जो स्टेम होता है, ये तना है, पौधे, ये जो पोदीना है, इस पोदीने का ये स्टेम है यानी कि तना है। इसके यहाँ से एक तना निकलता है और यहाँ पर जाकर खुल जाता है और यहाँ पर एक पादप का जन्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पादप का जन्म हो जाता है। उसी तरह यहाँ से भी निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पादप का जन्म हो जाता है। तो भूमि के अंदर से निकलता है, किसमें? पोदीने में। पोदीने की जड़ निकाल के देखना, आपको इस तरह की दिखाई देगी। तो इसमें किसमें पाई जाती है? अंतभूस्तरी का पोदीने में पाई जाती है अंतभूस्तरी। और भूस्तरी, भूस्तरी का मतलब होता है कि जो ये किसमें पाई जाती है? भूस्तरी स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? भूस्तरी स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में स्टेलोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जड़ होती है, जो तना होता है, ये तना यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाता है, मतलब ऊपर से, भूस्तरी यानी कि जमीन के ऊपर से जाता है। और ऊपर से जाने के बाद यहाँ पर पौधे को जन्म हो जाता है। यहाँ पे पौधे का जन्म हो जाता है इस तरह, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया। अब बात करते हैं भूस्तरी का। भू यानी जमीन, स्तरिका यानी कि तैरती हुई, मतलब कि ये तैरती हुई, स्तरिका तैरती हुई, भूस्तरिका यानी तैरती हुई। ये पानी में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? ये जलकुंभी होती है, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइसिंथ। तो हाइसिंथ या जलकुंभी में क्या होता है? इस तरह एक स्टेम निकलता है, तना निकलता है और ये तना जाकर यहाँ जनरेट हो जाता है और यहाँ पर नई जलकुंभी निकल आती है। इस तरह नई जलकुंभी निकल आती है। तो भूस्तरिका किसमें पाई जाती है? जलकुंभी में। भूस्तरिका, तारिका यानी कि तैरती हुई तो अपन को पता है जलकुंभी तैरती है, तो भूस्तरिका जलकुंभी। भूस्तरी यानी कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और अंत भूस्तरी यानी कि जमीन के भीतर से, और ऊपरी भूस्तरी जो जमीन की सतह से, धूप और घास। और ये उदाहरण याद रख लेना इनके, ठीक है, उदाहरण जरूर याद कर लेना। इनमें सब में पादपों का जन्म हुआ, नई संततियों का जन्म हुआ। जैसे एक पादप था जिससे दो बोल रहे हैं, इससे भी एक से दो, तो इस तरह पादप बनते हैं। इनमें कायिक परिवर्तन देखने को मिलता है। पूछा गया है कि पोदीना में किस प्रकार का कायिक परिवर्तन पाया जाता है, तो उसमें अंतभूस्तरी पाया जाता है। अर्धवाहीय रूपांतरित स्तंभ का एक पार्ट है जिसे अंतभूस्तरी कहते हैं। इस तरह उसी तरह बात करेंगे भूमिगत रूपांतरित स्तंभ की। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: कंद, प्रकंद, शल्ककंद, घनकंद। कंद, प्रकंद, शल्ककंद, घनकंद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंद को ट्यूबर। जैसे आलू होता है, तो आलू में छोटे छोटे कंद होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कंद। इसको इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं। तो कंद किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। प्रकंद की बात करें तो जो अदरक होता है, अदरक में छोटे छोटे इस तरह के पत्र निकले होते हैं जिन्हें प्रकंद बोलते हैं। इन प्रकंदों से नए पादप का जन्म होता है। जैसे यहाँ से एक पादप निकल जाएगा, ठीक है, इन प्रकंदों से। तो आलू में तो कंद के माध्यम से, जैसे आलू है ना, अब इस आलू के मान लो इसमें 4 छेद हुए हैं, इतने सारे छेद हैं। अभी इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए अपन ने, इस आलू के बहुत सारे टुकड़े कर लिए, और एक एक टुकड़े को अगर अपन जमीन में गाड़ दें तो इस प्रत्येक टुकड़े से एक नए पादप का जन्म होगा जिसका नाम होगा आलू का पादप, आलू का पौधे का जन्म होगा। प्रत्येक टुकड़े से, मतलब प्रत्येक आंख से, जो आलू की आंख होती है ना, उस आंख को जमीन में गाड़ देंगे। जैसे आलू है, आलू के 10 टुकड़े करे, 10 छेद ले लिए, 10 आंखें ले ली आलू की, और उन आंखों को अगर अपन जमीन पे गाड़ेंगे ना, तो प्रत्येक आंख से आलू के पौधे का जन्म होगा, ठीक है। ये होता है कंद में। प्रकंद बता दिया, जैसे इसमें बहुत सारे प्रकंद होते हैं इस तरह की डिजाइन, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी काट ले, यहाँ से भी काट ले, यहाँ से भी काट ले, यहाँ से काट लिया, तो इस अदरक से मैं 4 जगह इसको उगाऊंगा जमीन पे, तो 4 पौधे निकलेंगे किसके? अदरक के, ठीक है। शल्ककंद, शल्ककंद का मतलब शल्क यानी कि इस तरह की शल्क, जो प्याज और लहसुन में होते हैं ना, उस तरह के शल्क। जैसे ये प्याज है,
ठीक है। इस प्याज में क्या होते हैं, शल्क लगे होते हैं इस तरह, ये शल्क तो हैं, और इन शल्कों से नए पादप का जन्म होता है। तो इसे बोलते हैं शल्ककंद, इंग्लिश में बल्ब बोलते हैं, क्योंकि ये बल्ब नुमा होता है। अभी प्याज देखो, प्याज की आकृति कैसी होती है, ऐसी, यानी कि किसके नुमा होती है, बल्ब के नुमा। तो प्याज और लहसुन में किसके माध्यम से होता है कायिक परिवर्तन, शल्ककंद के माध्यम से। और एक होता है घनकंद। घनकंद होता है अरबी और केसर और जमीकंद में घनकंद से क्या होता है, कायिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार पादपों में कायिक परिवर्तन होता है। और ये अलैंगिक जनन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, अलैंगिक जनन का। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन। इसके बाद हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलैंगिक जनन में हमने कायिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। कायिक परिवर्तन के बारे में हमने ये जाना कि जड़, तना, पत्ती, पादप के जो पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ती से नए पादप उत्पन्न होता है तो उसे हम कायिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आजकल जो खेती बाड़ी की जाती है, खेती बाड़ी में अधिकांशतः कायिक परिवर्तन के उपयोग से ही पादप बनाए जाते हैं, मतलब पादप उगाए जाते हैं। जैसे आलू में कायिक परिवर्तन पाया जाता है। इसके अलावा आलू, गन्ना, केला, डहेलिया, प्याज, लहसुन, इन सब में क्या पाया जाता है, कायिक परिवर्तन पाया जाता है। और इनकी खेती ऐसे ही की जाती है। जैसे अभी अदरक है, अदरक की कलिकाओं को जमीन में गाड़ देते हैं तो नया पौधा उग जाता है। आलू की आंख को काट कर जमीन में गाड़ देंगे तो आलू का पौधा उग जाएगा। गन्ना होता है, गन्ने के सेटस को काट लेंगे, जैसे एक गन्ना होता है उसको 4-5 टुकड़े करके जमीन में गाड़ देंगे तो क्या उग जाएगा, गन्ना उग जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्याज, इसी तरह लहसुन है। और इसके अलावा अरबी है, अदरक है ना। केले का पादप में भी केले की जो कलिकाएं होती है उसको गाड़ दिया जाता है तो केले का पादप उग जाता है। और एक जलकुंभी पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का आतंक, देखो, जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए थे, कलकत्ता में, मतलब कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व ज्यादा था। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत देश से जलकुंभी पादप को मंगवाया, क्योंकि जलकुंभी पादप में बहुत प्यारे प्यारे पुष्प उगते थे, मतलब बहुत प्यारे प्यारे सुनहरे पुष्पों की वजह से अंग्रेज लोग इन्हें बाहर से मंगवाया। कहां पर, कलकत्ता में। अब कलकत्ता के जलाशयों में जब इसे डाला गया तो इस जलकुंभी में इतनी तीव्र गति से अलैंगिक जनन हुआ, यानी कि इतनी तीव्र गति से इसमें कायिक परिवर्तन हुआ कि इसने पूरे जलाशय को चारों तरफ से ग्रीन नेचर से, मतलब कि जलकुंभी से कवर कर लिया। अब चारों तरफ जलाशय में क्या बिछ गई, जलकुंभी बिछ गई। इससे क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश पानी में नहीं गया, तो इससे क्या हुआ, जो पानी का जो इकोसिस्टम है वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पानी में नहीं गया क्योंकि जो जलकुंभी थी उसने सूर्य के प्रकाश को पानी में जाने से रोक दिया। दूसरा, इस जलकुंभी ने उस पानी की सारी ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर ली, तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव थे उन सबको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात कि ये जो जलकुंभी थी इसकी जड़ें, इनकी जड़ों ने इतना पानी ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इस पूरे पानी को, जलाशय के सारे पानी को उत्सर्जित कर दिया, मतलब वाष्पोत्सर्जित कर दिया, जिससे वो जलाशय सारे के सारे कलकत्ता पश्चिम बंगाल के कई जलाशय जहां जलकुंभी डाली गई थी वो सारे के सारे जलाशय सूख गए। इसलिए जलकुंभी को पश्चिम बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, जैसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में 2 जीव होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होती है। अलग ही एक नर होता है, एक मादा होती है, एक मेल एक फीमेल। बाकी तो समझदार हो। नर में होता है नर जननांग। नर जननांग वे अंग जिनसे हम बच्चा पैदा करते हैं वे क्या कहलाते हैं, नर जननांग कहलाते हैं। नर में होंगे तो नर जननांग, मादा में होंगे तो मादा जननांग। तो मादा में होता है मादा जननांग, नर में होता है नर जननांग। जनन करने वाले अंग, मोटा भाई, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। अब नर जननांग में तो बनता है नर युग्मक और मादा जननांग में बनता है मादा युग्मक। अब यह मादा युग्मक नर युग्मक क्या होता है, मोटा भाई, कुछ भी नहीं। जैसा शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु उसको युग्मक बोलते हैं, शुक्राणु युग्मक होता है। अगर नर के पास तो नर युग्मक, अपना नर युग्मक क्या है, शुक्राणु। और मादा युग्मक जो स्त्रियां होती हैं उनमें मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। पादपों में अगर बात करें तो पादपों में जो नर युग्मक होता है वो परागकण होता है और मादा युग्मक होती है वो होती है अंड कोशिका। ये पुष्प के भाग में होते हैं, जो अभी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है, अब ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है युग्मनज।
शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। अब इस युग्मनज का क्या होती है, वृद्धि होती है। इस युग्मनज की क्या होती है, वृद्धि, और इससे किसका निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। मतलब कि इससे क्या बनता है, बच्चा बनता है। और ये जो बच्चा बनता है ये ना तो मादा के समान होता है ना नर के समान होता है, और जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी इनसे जितने भी बच्चे बनेंगे वो आपस में भी समान नहीं होंगे, ना ही जनकों के समान होंगे, ये अलग शकल के होते हैं, समझे। मतलब कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां जनकों के समान नहीं होती और आपस में समान भी नहीं होती। अब बात करते हैं जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में। अब देखो जीवन चक्र की अवस्था के अपन जीवन में कितनी अवस्थाओं से गुजरते हैं, तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला बात करते हैं किशोर अवस्था, जिसे कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था में क्या होता है, काय यानी बॉडी, यानी कि इस अवस्था में हमारी बॉडी का परिपक्वन होता है, मतलब कि ये जीव परिपक्व होता है। इसमें जीव क्या होता है, परिपक्व होता है। हमारे जो जननांग पार्ट वाले होते हैं, जो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनमें क्या होता है, परिपक्वन आता है। दूसरी अवस्था होती है जनन अवस्था। इस अवस्था को वयस्क अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। वयस्क अवस्था, इस अवस्था में क्या होती है, हमारे जितने भी जननांग होते हैं वो कार्यशील हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पुरुषों में शुक्राणु बनने लग जाते हैं, स्त्रियों में अंडाणु बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कायिक अवस्था में, जनन अवस्था में, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। मतलब कि जनन करने योग्य हो जाते हैं अपन किसमें, वयस्क अवस्था या फिर जनन अवस्था में। अब तीसरी होती है जीर्ण अवस्था। इसमें क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है। इसमें तो मतलब अपन पैदा हुए, इसमें जवान हुए, इसमें बूढ़ापा आ गया। अब जब वृद्धावस्था आती है तब हमारी जनन क्षमता घट जाती है, मतलब जनन क्षमता समाप्त हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब ये जो जनन अवस्था होती है इसका पता कैसे लगता है, देखो पुरुषों में तो बन जाते हैं शुक्राणु, तो पुरुषों को पता लग जाता है कि हाँ अब मेरी जनन अवस्था आ चुकी है। और लड़कियों में पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो लड़कियों की क्या कौन सी अवस्था आ गई, जनन अवस्था आ गई, मतलब कि वो जनन करने योग्य हो चुके हैं। अब पादपों में कैसे पता लगता है, पादपों में पता लगता है पुष्प से। अगर पादप में पुष्प आ गया तो हम क्या मानेंगे कि ये जनन अवस्था में आ चुका है, मतलब कि अब पुष्प से फल बन सकता है। तो देखो अब इसका एक उदाहरण है बांस होता है ना, बांस में पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प आते हैं, मतलब कि 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प आते हैं बांस में। और जब पुष्प आते हैं तो इतने आते हैं, मतलब कि बहुत सारे पुष्प आते हैं और बहुत सारे फल आते हैं, किसमें, बांस में। 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प आते हैं, पूरे जीवन काल में बांस में केवल एक बार पुष्प आते हैं, ठीक है। तो इस घटना को हम बोलते हैं पादपों में मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं, बांस में अगर ऐसी घटना होती है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। एक और पौधा है जो है नीला कुरेंजी, इसमें पुष्प आते हैं 12 साल में। कब आते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्प आते हैं, ठीक है। हर 12 वर्ष में एक बार पुष्प आते हैं। नीला कुरेंजी का पुष्प केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। इस नीला कुरेंजी पुष्प ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सड़कों पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिया था, पूरा का पूरा कालीन सा बिछा दिया था सन 2003 को, और महीना था अक्टूबर सितंबर के समय की बात है। जो ये नीला कुरेंजी पादप है, इसके द्वारा इतने पुष्प पैदा किए गए थे कि पूरी की पूरी सड़कें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सारी पुष्पों से बिछ चुकी थी, मतलब पुष्प ही पुष्प थे चारों तरफ। तो ये जीवन में एक बार पुष्प आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे पुष्प और बहुत सारे फल उत्पन्न करते हैं। एक होते हैं 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप वे होते हैं जो महीनों ऋतु विशिष्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनका कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी हर साल बरसात में आम पक जाते हैं, यानी कि बरसात के समय आम में पुष्प आने लग जाते हैं। तो किसी में तो 1 साल में पुष्प आ जाते हैं, हर 1 साल में पुष्प आ जाते हैं, किसी में 6 महीने में आ जाते हैं। जैसे फसलें होती है 6-6 महीने की होती है, तो किसी में 3 महीने में आ जाते हैं, किसी में 6 महीने में। कुछ ऋतु विशिष्ट फसलें होती है, ऋतु विशिष्ट पादप होते हैं, ठीक है, जो 1 वर्षीय पादप होते हैं। ये किसी पादप के जीवन काल में कई बार पुष्प आए तो उसे बोलेंगे पॉलीकार्पिक, और किसी पादप के जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आए तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक। इसका उदाहरण है बांस, और इसका उदाहरण बहुत सारा आम है, बरगद है, और जितनी भी फसलें हैं सबके सब इसमें पॉलीकार्पिक आते हैं, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब कि अंडाशय के द्वारा
अंडाणु का उत्सर्जन करना। अंडाशय के द्वारा अंडाशु का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है। अब जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसके बाद क्या होता है? पीरियड्स आते हैं। ठीक है। तो जनन अवस्था के दौरान स्त्रियों में अंडाशय के द्वारा अंडाणु का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है। अब ये जो अंडोत्सर्ग होता है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ जीवों में यह विशेष ऋतु आने पर उत्पन्न होता है, मतलब कुछ जीवों में विशेष ऋतु आने पर अंडोत्सर्ग होता है और कुछ जीवों में हर महीने अंडोत्सर्ग होता है। तो इस आधार पर हमने इसको 2 चक्रों में डिवाइड कर रखा है। देखो, वे स्तनधारी जो विशेष ऋतु आने पर अंडोत्सर्ग करते हैं, वे स्तनधारी जो विशेष ऋतु आने पर, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आने पर अंडे को उत्सर्जित करते हैं, वे तो जनन अवस्था के ऐसे चक्रित परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। मतलब जनन अवस्था के दौरान इस तरह का जो चक्रण होता है, मतलब कि इस अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु का उत्सर्जन हो रहा है, तो इस तरह के जो चक्रित परिवर्तन हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मध्य चक्र। मध्य चक्र को इंग्लिश में एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो विशेष ऋतु आने पर ये क्या करते हैं? अंडोत्सर्ग करते हैं। ठीक है। जनन अवस्था के ऐसे चक्रित परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र यानी कि धीमा चक्र, जो क्या होता है? ऋतु विशिष्ट होता है। जैसे सर्दी में अंडोत्सर्ग करते हैं तो सर्दी में अगर उसके साथ मैथुन किया जाएगा उस जीव के साथ, तभी उसकी संभावना होगी संतति उत्पन्न करने की, वरना नहीं। ये ऋतु विशिष्ट होते हैं, यानी कि विशेष ऋतु आने पर ही अंडोत्सर्ग होगा और अंडोत्सर्ग होगा तभी शुक्राणु मिलेगा और तभी बच्चा बनेगा। ठीक है। मध्य चक्र को दर्शाने वाले स्तनधारी मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। मौसमी प्रजनक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मौसम के अनुसार प्रजनन करते हैं। जब मौसम होगा तभी प्रजनन कर सकते हैं, क्योंकि मौसम में ही अंडोत्सर्ग होगा। मौसम के अनुसार ही अंडे का उत्सर्जन होता है। ठीक है। मौसमी प्रजनक जैसे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। मौसमी प्रजनक कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जैसे गाय, भेड़, हिरन, चूहा, कुत्ता, चूहा, चीता, ये सब के सब किस में आते हैं? मध्य चक्र के उदाहरण हैं, जिन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। मतलब कि मध्य चक्र दर्शाने वाले स्तनधारी मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। और वो कौन कौन है? इन्हें क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? गाय, भेड़, हरिन, चूहा, कुत्ता, चूहा, चीता। ठीक है। सॉरी, चूहा 2 बार आ गया। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है? रज चक्र में, भाई मध्य चक्र तो समझ गया, क्योंकि विशेष ऋतु आने पर अंडोत्सर्ग होगा तो उसे मध्य चक्र कहेंगे, और हर महीने अंडोत्सर्ग होगा तो उसे रज चक्र बोलते हैं। इसके क्या क्या नाम है? रज चक्र बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं। रज का मतलब होता है ऋतु। रज का पर्यायवाची होता है ऋतु। ऋतु चक्र या ऋतुस्राव चक्र, और आर्तव का मतलब भी ऋतु होता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वे स्तनधारी जीव जो हर महीने अंडोत्सर्ग करते हैं, उनके लिए कोई ऋतु डिपेंड नहीं है कि मैं सर्दी में ही अंडोत्सर्ग करूंगा। जैसे अभी लड़कियां होती हैं, लड़कियों में हर महीने अंडोत्सर्ग होता है, हर महीने पीरियड्स आते हैं। तो वे स्तनधारी जो हर महीने अंडोत्सर्ग करते हैं, तो जनन अवस्था के ऐसे चक्रित परिवर्तन को क्या कहते हैं? रज चक्र या ऋतुस्राव चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। ये ऋतु विशिष्ट नहीं होते, क्योंकि इनको डिपेंड नहीं है कि भाई हम सर्दी में ही करेंगे कि गर्मी में करेंगे। इनको तो हर महीने, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर महीने वर्ष भर समान रहता है। मतलब जो अंडोत्सर्ग होता है हर महीने उत्पन्न होता है, मतलब वर्ष भर समान होता है। रज चक्र दर्शाने वाले स्तनधारियों को कहते हैं सतत प्रजनक। सतत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यू प्रजनन कर सकते हैं, हर महीने प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए इनको सतत प्रजनक बोलते हैं। मतलब कि हर महीने बच्चे पैदा करने के इनके अंदर गुण होते हैं, क्योंकि ये हर महीने अंडोत्सर्ग करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? ये विशेष मौसम पर ही अंडोत्सर्ग करते हैं। ठीक है। और इसमें हर महीने करते हैं, इसलिए इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। मतलब ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? सतत प्रजनक कहते हैं। सतत प्रजनक जैसे बंदर, मनुष्य, एप्स, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स बोलते हैं, और इन्हें नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स में तो होता है मध्य चक्र और प्राइमेट्स में होता है रज चक्र। ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले बात करते हैं जीव। तो एक होता है पादप, एक होता है जंतु। एक होता है पादप और एक होता है जंतु। तो पादप
दो प्रकार के मिलते हैं। अगर लिंग के आधार पर पादप को डिवाइड करें तो पादप दो प्रकार के होते हैं लिंग के आधार पर, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप। एक लिंगी पादप को विषमथेलसी या एक लिंगाशयी भी बोलते हैं। एक लिंगी पादप को विषमथेलसी या एक लिंगाशयी भी बोलते हैं। उसी प्रकार द्विलिंगी पादप को समथेलसी या उभयलिंगाशयी भी बोलते हैं। अब जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं को भी दो भागों में बांट दिया लिंग के आधार पर, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जंतु को उभयलिंगी जंतु भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जंतु की बात करें तो जंतुओं को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु वे जंतु होते हैं जिनमें नर या मादा में से कोई एक जनन संरचनाएं पाई जाती हो, वे क्या कहलाते हैं? एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर केवल एक जनन संरचनाएं पाई जाती है, वो है नर जननांग। मेरे पास केवल नर जननांग है, ठीक है। और जो कोई महिला है तो उसमें केवल स्त्री जननांग है, यानी कि मादा जननांग है। तो जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? एक लिंगी जंतु होता है, ठीक है। वे जंतु जिनमें केवल एक जनन संरचना पाई जाती हो, जैसे जिसमें मादा जननांग या नर जननांग पाया जाता हो, या तो मादा जननांग हो या नर जननांग हो, ठीक है। जैसे कॉकरोच और मनुष्य और स्तनधारी पक्षी, उभयचर, बहुत सारे हैं, लेकिन आप तो मुख्य रूप से दो याद रख लेना, कॉकरोच और मनुष्य। द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु वे जंतु जिनमें नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हो, मतलब कि एक ऐसे जीव जिसमें नर वाला पार्ट भी हो और मादा वाला पार्ट भी हो, समझ गए? तो उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु, ठीक है। जिसमें वृषण भी हो और अंडाशय भी हो एक ही जीव में। तो वो कौन कौन है? यानी कि जिसमें मादा जननांग भी हो और नर जननांग भी हो, एक ही जीव के अंदर मादा जननांग भी हो और नर जननांग भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी जीव बोलते हैं, द्विलिंगी जंतु बोलते हैं। जैसे केंचुआ, टेपवर्म, जोंक, हाइड्रा, स्पंज। ये जो केंचुआ होता है ना, कई बार पूछा गया है कि केंचुआ एक लिंगी जंतु है कि द्विलिंगी जीव है। तो हमें याद रखना है कि जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ बच्चों, जो केंचुआ होता है, केंचुए में अगर हम देखेंगे यहाँ पर काट कर देखेंगे तो उसमें हमें इस जगह तो मिलेंगे वृषण। क्या मिलेंगे बच्चों? वृषण। वृषण यानी टेस्टिस। और इसी के बीच में यहाँ पर होता है इसके अंदर अंडाशय। क्या होता है बच्चों? अंडाशय यानी कि ओवेरी। तो मतलब जो केंचुआ होता है, जो ये केंचुआ होता है, इस केंचुए के भीतर मेल वाला पार्ट भी होता है और फीमेल वाला पार्ट भी होता है। मतलब कि इनमें ना तो मादा केंचुआ होता है ना नर केंचुआ होता है, ये वही पार्ट है। मतलब कि इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। इस वृषण से शुक्राणु जाते हैं अंडाशय में और अंडाशय के अंडाणु से जुड़कर बच्चे पैदा करते हैं। मतलब कि ये अकेला ही काफी है बच्चे पैदा करने के लिए। और ये द्विलिंगी जंतु कौन कौन से हैं? केंचुआ, टेपवर्म, जोंक, हाइड्रा, स्पंज। ये पादप, ये हाइड्रा और स्पंज पादप की तरह होते हैं। और टेपवर्म केंचुआ को अगर चपटा कर देंगे तो वो टेपवर्म की मतलब एक टेप की तरह होता है। टेप यानी चपटा, टेप यानी टेप होती है ना, टेप उसकी तरह। और वर्म यानी कृमि, यानी कि चपटा कृमि, तो उसे बोलते हैं टेप वर्म। और जोंक तो आप जानते हो। तो इनमें क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ होते हैं। किसमें? द्विलिंगी जंतु में। अब बात करते हैं पादपों की। सबसे पहले हम पादप का डिवाइड करने से पहले इसे जानेंगे। ये एक पुष्प है और पुष्प में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जायांग, बीच वाला पार्ट होता है जायांग, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, ये मादा वाला पार्ट होता है। और एक होता है पुकेंसर, एक होता है पुकेंसर जो नर वाला पार्ट होता है। इसमें ये जो पुष्प होता है ना, पुष्प, इसमें एक बीच में जो खड़ी है, बीच में जो खड़ा है, इसको आप मादा मान सकते हो, एक औरत मान सकते हो। और ये जो आइड साइड में ये लोग खड़े हैं, ये चार लोग, ये क्या है? ये पुरुष है, ठीक है। तो ये मादा होती है और ये चार पुरुष होते हैं, यानी कि इन्हें तो पुकेंसर बोलते हैं। पुरुष से पुकेंसर और स्त्री से स्त्री केसर, ठीक है। तो इस तरह स्त्री केंसर और पुकेंसर होते हैं, ये नर और फीमेल वाला पार्ट होता है। तो जिसमें एक लिंगी पादप वे होंगे जिसमें वे पादप जिसमें केवल नर हो या फिर मादा वाला पार्ट हो। जैसे इस वाले पादप को देखते हैं, इस वाले पादप में केवल नर वाला पार्ट है, यानी कि मेल है। इसमें केवल मेल वाले पार्ट हैं, यानी कि ये कौन सा पादप हुआ? एक लिंगी पादप। और ये वाला पादप है जिसमें केवल फीमेल वाला पार्ट है, यानी कि जायांग है। तो ये पादप कौन से कहलाएंगे? एक लिंगी पादप कहलाएंगे, जिसमें केवल या तो मेल हो या फीमेल हो, या तो मादा जननांग हो या केवल नर जननांग हो, ठीक है। अब द्विलिंगी पादप में क्या होता है? वे पादप जिनमें दोनों नर व मादा संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे
इसमें मादा जननांग भी होता है और नर जननांग भी होता है, दोनों होते हैं। जैसे अभी ये देख लो, इसमें मेल वाला पार्ट भी है इस वाले पादप में और फीमेल वाला पार्ट भी है, ठीक है। और इसमें ये इस वाले पादप में भी मेल वाला पार्ट है और फीमेल वाला पार्ट भी है, ठीक है। ये बात है समझ में। आगे चलो, अब आगे देखो, पुष्प को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होगा जिसमें या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, मतलब इनमें से कोई एक हो तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे ये पुष्प है, ठीक है, इसमें केवल इसमें केवल मेल वाला पार्ट है यानी कि पुंकेसर है, फीमेल वाला पार्ट नहीं है यानी कि जायंग नहीं है। तो ये कौन सा पुष्प हुआ, एक लिंगी पुष्प। इस वाले पार्ट में देखो, इसमें सारे के सारे पुष्प के कौन से वाले हैं, फीमेल वाले। इसमें तो सारे मेल वाले हैं और इसमें सारे फीमेल वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पुष्प हुआ, एक लिंगी पुष्प हुआ। और इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में ये वाला पुष्प कौन सा हुआ, एक लिंगी पुष्प। इसमें क्या है, सारे के सारे मेल हैं और इस वाले में फीमेल है। हालांकि अब आप सोचोगे कि इसमें तो दो दो पुष्प है और दोनों में मेल फीमेल आ रहा है। पुष्प की बात करें तो ये एक लिंगी पुष्प है, पुष्प की बात करें तो इसमें एक लिंगी पुष्प है। देखो इस वाले पुष्प में भी एक लिंग वाले यानी कि मेल वाले हैं और इसमें भी एक ही लिंग है, मतलब पुष्प पर एक लिंग का होना। जैसे इस वाले पुष्प में केवल मेल वाला पार्ट है, इस वाले पुष्प में केवल फीमेल वाला पार्ट है। तो ये तीन तरह की कंडीशंस हो सकती है एक लिंगी पुष्प में, है ना। अब ये कौन सा पादप हो सकता है, ये द्विलिंगी पादप है। कौन सा, ये वाली कंडीशन देखो, इस वाली कंडीशन से टचिंग में है, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन से जुड़ गई, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन से जुड़ गई, तो इस वाले पादप को अपन द्विलिंगी पादप भी बोल सकते हैं। अब देखो द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, जब एक ही पुष्प पर नर वाला पार्ट भी हो और मादा वाला पार्ट भी हो, यानी कि मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। जैसे ये वाला पुष्प देखो, इसमें मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है, ठीक है, यानी कि पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिसमें केवल एक हो, जैसे इस वाले में भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं, ठीक है। यह बात समझ में। और द्विलिंगी पादप कैसे कहेंगे, क्या ये द्विलिंगी पादप है, नहीं ये है, नहीं ये वाला है, क्योंकि इसमें नर भी है और फीमेल भी है, लेकिन ये एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। अब ये वाला द्विलिंगी है, ये वाला एक लिंगी पादप है, ये भी एक लिंगी पादप है, ये द्विलिंगी पादप है और ये द्विलिंगी पादप है। द्विलिंगी पादप में बता दिया, या तो पुष्प पर मेल वाला पार्ट फीमेल वाला पार्ट दोनों एक ही पुष्प पर होंगे या अलग अलग पुष्प पे होंगे, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। आप देखो, एक लिंगी या एक लिंगाशयी या विषमफेलसी यानी यूनिसेक्सुअल वाले पादप, जो एक लिंगी पादप होते हैं वो कौन कौन से हैं, पपीता और खजूर। यानी कि जो पपीता का पेड़ होगा या खजूर का पेड़ होगा उसमें नर वाला अलग होगा और मादा वाला अलग होगा। मतलब कि जो खजूर का पेड़ होता है उसमें नर पुष्प अलग अलग आते हैं, अलग पादप पर आते हैं, और मादा पुष्प अलग पादप पर आते हैं, ठीक है। द्विलिंगी या उभयलिंगा सही या समफेलसी पादप जिसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण है, कुकुरबिटा, नारियल, गुड़हल, मतलब द्विलिंगी पादप होते हैं। मतलब कि इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं और इसमें केवल या मेल वाला पार्ट होगा या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, जो दोनों अलग अलग पादप पर आते हैं। और इस वाली कंडीशन में दोनों एक ही पादप पर आते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से यही चीज है जिसके बारे में अपन डिटेली अध्ययन करेंगे। इसको पहले आप बेसिक रूप से समझ ले। देखो तीन प्रकार की घटना होगी, निषेचन के पहले की घटना यानी कि निषेचन पूर्व घटना है, फिर होता है निषेचन और फिर होता है निषेचन के पश्चात घटना है, मतलब निषेचन के पहले होने वाली घटना है, फिर आता है निषेचन, फिर आता है निषेचन के बाद क्या क्या होता है लैंगिक जनन में, ठीक है। दोबारा बताऊं, निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना है। तो निषेचन के पहले दो घटना घटित होती है, वो कौन कौन सी है देखो। पहला होता है युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गेनिटोजेनेसिस, ठीक है। ये पादपों में और मनुष्य में होती है, मुख्य रूप से पादपों में और मनुष्य में, और जीव जंतु और भी जीव जंतु में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन इन दोनों का बात करते हैं। पादपों में परागकण बनते हैं जो कि मेल वाला पार्ट होता है। युग्मक जनन का मतलब युग्मक का निर्माण होना,
युग्मक जनन का मतलब क्या? युग्मक का निर्माण होना। युग्मक यानी कि शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होना और पादपों में परागकण और अंड कोशिका का निर्माण होना। तो पादपों में तो परागकण और अंड कोशिका का निर्माण होता है। परागकण क्या है? मेल वाला पार्ट, और अंड कोशिका फीमेल वाला पार्ट होता है। उसी तरह मनुष्य में जो पुरुष होते हैं, पुरुष में तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि पुरुषों में तो नर युग्मकों का निर्माण हो गया, और जो मादा होती है, स्त्रियां होती है, उनमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। ये मेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला गेमेट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। निषेचन के पहले वाली घटना बता रहा हूँ। पहले तो युग्मक जनन होता है, दूसरा युग्मक स्थानांतरण होता है। अभी तक निषेचन नहीं हुआ। अब युग्मक स्थानांतरण का मतलब इंग्लिश में बोले तो केमिटो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है और अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं। अधिकांशतः जो शुक्राणु होते हैं इन्हीं को ही छोड़ा जाता है, मतलब युग्मकों का स्थानांतरण किया जाता है। जैसे पुरुष द्वारा अपने शीशन वाले पार्ट से शुक्राणुओं को गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। तो ये शुक्राणु गति करके किसके पास जाते हैं? अंडाणु के पास जाते हैं। निषेचन। अब जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है। ठीक है, अब निषेचन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अभी बात करेंगे उसकी। निषेचन पश्च घटना है। अब निषेचन के बाद दो घटना घटित होती है। एक तो बनता है युग्मनज और एक बनता है भ्रूणोद्भव। मतलब कि युग्मनज बनने के बाद फिर वो युग्मनज धीरे धीरे काय में ट्रांसलेट होता है, भ्रूण में ट्रांसलेट होता है। युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होने लग जाता है और समसूत्री विभाजन से वह एक भ्रूण का निर्माण करता है। अब इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से धीरे धीरे कोशिका की वृद्धि होती है और एक भ्रूण का निर्माण होता है। पादपों में तो भ्रूण का निर्माण होता है जो कि बीज के अंदर होता है, और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में बच्चे का निर्माण होता है भ्रूणोद्भव में। अब अपन इस वाली कंडीशन को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे डिटेली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या क्या होती है। देखो, निषेचन के पहले घटित होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें दो घटनाएं होती है। पहला तो युग्मक जनन होता है, दूसरा युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण होता है इस वाली कंडीशन में, और इसमें युग्मकों को छोड़ा जाता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन कैसे होता है? देखो भाई, पादप और मनुष्य दोनों द्विगुणित कोशिकाएं, यानी कि 2n। इससे तो याद रखना द्वि और इससे गुणित, 2n यानी द्विगुणित कोशिका होती है। कौन? पादप कोशिका और मनुष्य। पादप में नर वाला और मादा वाला पार्ट होता है। पादप में नर और मादा वाला पार्ट होता है। नर क्या होते हैं? पुंकेसर, और इस मादा वाला पार्ट क्या होता है पादप में? स्त्रीकेसर। ठीक है, पादप के नर वाले पार्ट यानी कि पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। परागकण क्या है? युग्मक। क्या है? युग्मक। परागकण क्या है? युग्मक। ठीक है, और पादप के स्त्री केसर में अंड कोशिका का निर्माण होता है, तो इसे हम युग्मक जनन बोलते हैं पादपों में। ओके, अब देखो, ये पादप कोशिका द्विगुणित कोशिका है, और पादप कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। मतलब कि जो पुंकेसर है इसमें अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनेंगे, यानी कि n बनेगा। इस n का मतलब है अगुणित, मतलब कि जो युग्मक होते हैं ना, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। मतलब कि अपन को पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 2 सेटस में होते हैं, 23 इधर, तो 46 गुणसूत्र ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे शुक्राणु बनता है, ये शुक्राणु है, अब ये अगुणित है, यानी कि इसका एक सेट ये है, एक सेट अंडाणु का है, मतलब कि 23 इसमें है, 23 इसमें है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अगुणित। आधे इधर है, आधे इधर है। जब ये जुड़ेगा तब बनेगी द्विगुणित कोशिका, यानी कि युग्मनज। ठीक है, हाँ, तो उसी प्रकार जो परागकण होता है ये n होता है, और अंड कोशिका भी n होती है। जब ये आपस में जुड़ते हैं, जब इनका निषेचन होता है, तब ये द्विगुणित कोशिका बन जाती है, यानी कि 2n बन जाती है। ठीक है, और जो पुंकेसर और स्त्री कैंसर होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से पुंकेसर में तो बनता है परागकण, और स्त्री कैंसर में बनता है अंड कोशिका, युग्मक बनते हैं। ठीक है, मतलब ये युग्मक बनते हैं पुंकेसर और स्त्री कैंसर में। अब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, महिला होती है। पुरुष के वृषण में, टेस्टिज में, पुरुष के वृषण में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये नर युग्मक है शुक्राणु, और महिला के अंडाशय में, ओवेरी में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ये दोनों क्या है? युग्मक है।
ठीक है, तो इनमें भी युग्मकों का निर्माण हो गया। अब देखो वृषण में भी अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है या नर युग्मक का निर्माण होता है। इसमें और इसमें दोनों में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित नर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि NN का निर्माण होता है। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो अगुणित होते हैं, यानी कि उसमें जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, 23 होंगे। और इसी तरह अंडाशय में जो अर्धसूत्री विभाजन से जो अंडाणु बन रहा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी 23 होगी। जब भी तो 23 अंडाणु और 23 गुणसूत्र ये जब आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तब 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्रों वाला युग्मनज बनता है, यानी कि द्विगुणित कोशिका वाला युग्मनज बनता है। ठीक है, उसी तरह मनुष्य भी द्विगुणित होता है। ठीक है, ये स्पर्म है, ये ओवम है। आगे चलते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई भाई। अब देखो, एक होता है युग्मक। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समयुग्मकी, एक होते हैं विषम युग्मकी। जिनकी आकृतियां आपस में समान हो वे समयुग्मकी कहलाते हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा के युग्मक। ये क्लेडोफोरा के युग्मक है, इसमें दोनों की आकृति सेम है, इसलिए इन्हें समयुग्मक बोलते हैं। सम यानी कि समान दिखने वाले युग्मकों को समयुग्मकी कहते हैं। और विषम युग्मक किसे कहते हैं, जो दोनों आकृतियों में अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें ये मेल वाला है, इस वाले में ये मेल वाला है और ये फीमेल वाला है। क्या अंतर कर सकते हो? क्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों सेम है। तो जिसमें युग्मक सेम होते हैं उसे समयुग्मकी बोलते हैं, और जिसमें अलग अलग होते हैं, जिसमें मेल वाला और फीमेल वाला दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, तो उसे हम विषम युग्मकी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगी। जैसे कि मनुष्य के युग्मक शुक्राणु और अंडाणु, इसमें शुक्राणु छोटा होता है और अंडाणु बड़ा होता है। अब बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण की। ठीक है, युग्मकों को छोड़ना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, देखो नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में अपन शुक्राणु को मान के चलते हैं, शुक्राणु ले लेते हैं, और मादा युग्मक में अपन अंडाणु ले लेते हैं। ठीक है, नर युग्मक ज्यादातर चल होते हैं, चल यानी कि गतिमान होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पूंछ होती है जैसे शुक्राणु में। और जो मादा युग्मक होते हैं वो अधिकांशतः अचल होते हैं, बस स्थिर रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं कि जिसको आना है आ जाओ। जो शुक्राणु होता है वो छोटा होता है, मतलब नर युग्मक हमेशा छोटे होते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, आकृति में बड़े होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है क्योंकि भाई ये छोटे हैं और इनको जाना पड़ता है, इनको ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। किसके पास? अंडाणु के पास जाना पड़ता है, इसलिए ये संख्या में अधिक छोड़े जाते हैं, ताकि ये मतलब जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष, उसमें 30 से 35 करोड़ शुक्राणु को एक बार में मोचित किया जाता है। अब उसमें से एक ही शुक्राणु मुकाम तक पहुंच पाता है, या 3-4 पहुंच पाते हैं, बाकी बीच में मर जाते हैं, कोई कट जाते हैं, पीट जाते हैं। ये आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेसन में। तो इनमें संख्या अधिक होती है शुक्राणुओं की, और इनमें जो मादा युग्मक होते हैं इनकी संख्या कम होती है। जबकि मनुष्य में जो महिलाएं होती हैं उनमें तो मात्र एक होती है। किसकी? अंडाणु की। अंडाणु की संख्या मात्र एक होती है, जबकि संख्या पुरुषों में शुक्राणु की संख्या तो एक बार में वीर्य सेचन किया जाता है, युग्मक स्थानांतरण किया जाता है, तो 30 से 35 करोड़ समथिंग शुक्राणु छोड़े जाते हैं। नर युग्मक अधिकांश गतिमान होते हैं। ठीक है, गतिमान होते हैं और इनमें गति नहीं होती है। देखो, अब शुक्राणु मिलने जाएगा अंडाणु से, शुक्राणु मिलने जाएगा अंडाणु से, तो बीच में किसी ना किसी चीज से तो जाएगा ना भाई, कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो पुरुषों जो मनुष्य होता है, मनुष्य में तो ये माध्यम होता है गर्भाशय। ठीक है, और अब पुष्प की बात करें तो परागकण स्त्री केसर पर जाएगा, परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो उसके लिए कौन सा माध्यम होता है? वायु। और जो जल में रहते हैं, जलचर वाले जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? माध्यम जल होता है। जैसे मेंढक, जो नर मेंढक होता है वो पानी में शुक्राणु छोड़ देता है, और मादा मेंढक पानी छोड़ देती है। इस तरह जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं और पानी में ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है मेंढक में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, इनका माध्यम क्या होता है? मेंढक में जल, और पुष्पों में वायु, मतलब पादपों में वायु, और मनुष्य में गर्भाशय माध्यम होता है, इन दोनों के मिलने वाला माध्यम। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखा कि युग्मक जनन हो गया, युग्मक स्थानांतरण हो गया। अब क्या होता है? निषेचन होता है, यानी कि ये तीसरी कंडीशन होती है। निषेचन में क्या होता है बॉस, कि शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, इधर परागकण वर्तिकाग्र से होता हुआ किसके पास जाता है? अंड कोशिका के पास जाता है, और अंड कोशिका से जुड़कर निषेचन करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। नाम से ही पता लग रहा है आंतरिक निषेचन। अगर देखो, अगर निषेचन मादा के भीतर होता है,
मादा के गर्भाशय में होता है, मतलब मादा के अंदर अगर निषेचन हो तो उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे कि मनुष्य में होता है, महिला के भीतर पेट में गर्भाशय में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। सभी स्तनधारियों में पाया जाता है आंतरिक निषेचन, सरीसृप में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, और पादपों में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफ्राइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन, इसको इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बाह्य निषेचन में क्या होता है, बाहर की तरफ निषेचन होता है, ना तो नर के अंदर होता है ना मादा के अंदर होता है, बल्कि बाहर की तरफ होता है। जैसे अभी मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है, मादा मेंढक अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देती है, इधर नर मेंढक अपने शुक्राणुओं को पानी में छोड़ देता है। अब पानी क्या है, माध्यम। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं और एक दूसरे से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है। तो निषेचन की प्रक्रिया बाहर की तरफ होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि जीव के शरीर के बाहर अगर निषेचन होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और जीव के शरीर के भीतर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जल में रहने वाले जीव जैसे बोनीफिश और मेंढक, ज्यादातर ये उभयचर में देखने को मिलता है, और उसमें भी कौन कौन, बोनीफिश और मेंढक, और शैवालों में भी, कुछ शैवालों में भी बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज होती है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अनिषेक जनन कुछ जीवों में पाया जाता है, यह एक विशेष प्रकार का जनन होता है। इसमें क्या होता है कि बिना नर युग्मक के मादा युग्मक, अब नर युग्मक आ नहीं रहा, मादा युग्मक इंतजार कर रहा है कि कब आए कब आए कब आए, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो बिना नर युग्मक के मादा युग्मक एक नए जीव में विकसित हो जाए, बिना नर युग्मक के, मतलब बिना निषेचन के मादा युग्मक का किसी नए जीव में विकसित हो जाना, मतलब मादा युग्मक होता है ना, वो खुद ही बच्चा बना लेता है बिना निषेचन के, तो उसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन। यानी कि बिना नर युग्मक के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, मतलब अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, टर्की। टर्की नहीं है, ये टर्की है, पक्षी का नाम है ना, यह जो टर्की होता है पक्षी का नाम है। मधुमक्खी तुम जानते हो, रोटीफर्स और छिपकली। ओके, तो इस प्रकार निषेचन होता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बाह्य निषेचन में क्या होता है, मेंढक के द्वारा ज्यादा शुक्राणु छोड़े जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु को बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जैसे पानी में बहुत सारे जीव होते हैं तो वो शुक्राणुओं को खा जाते हैं, नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं इन दोनों को खा जाते हैं, तो ये मिलने से पहले इनका काम खलास कर देते हैं। तो मेंढक क्या करता है, ज्यादा मात्रा में शुक्राणु छोड़ता है, और मेंढकनी भी मादा मेंढकनी भी ज्यादा मात्रा में अंडाणु छोड़ती है ताकि इन दोनों का संगम हो जाए। अभी आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये मेंढक के अंडे हैं। ठीक है, मेंढक के अंडे जो कि पानी में कुछ इस तरह से मेंढक इन्हें कलेक्ट कर लेता है युग्मनज बनने के बाद, और ये मेंढक के अंडे होते हैं। ठीक है, इस मेंढक से फिर आगे चलकर इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, मतलब ये मेंढक आगे जाकर एक नए मेंढक में ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के बाद दो घटनाएं होती है, एक तो बनता है युग्मनज यानी कि जायगोट, और एक युग्मनज से फिर भ्रूण का विकास होता है जिसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो निषेचन के बाद क्या घटना घटित होती है, सबसे पहले बात करते हैं युग्मनज की। अब हमें पता है कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र हैं और ये अगुणित कोशिका है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित कोशिका होती है, यानी कि ये क्या है, एन है, और ये अंड कोशिका है, अंडाणु है, तो अंडाणु क्या है, अगुणित होता है, यानी कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी, इसमें भी आधी, यानी कि इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है। अब जो युग्मनज बना वो इन दोनों के जुड़ने से, ये सेटस और ये सेटस आपस में जुड़ा, मतलब गुणसूत्रों का आधा सेटस यानी कि 23 और आधा सेटस ये 23 जुड़कर क्या बनाता है, द्विगुणित कोशिका बनाता है। अब जो युग्मनज बनेगा वो कौन सा होगा, 2n वाला होगा, द्विगुणित होगा, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है और द्विगुणित होता है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब इसमें क्या होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, क्या होता है, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण यानी कि बेबी का निर्माण होता है, और पादपों में भ्रूण का निर्माण होता है जो कि पादपों के भीतर होता है, भ्रूणोद्भव होता है, यानी कि बच्चे का निर्माण एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है,
अब देखो जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। वैसे तो बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं अपन किसी भी आधार में, लेकिन मुख्य रूप से हम जीव को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होते हैं अंडप्रजक जिन्हें अंडज बोलते हैं और इंग्लिश में ओविपेरस बोलते हैं। एक होते हैं सजीव प्रजक जिन्हें जरायुज भी बोलते हैं और विविपेरस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो ओविपेरस जो अंडज होते हैं वो अंडे देते हैं। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं वो जरायुज या सजीव प्रजक कहलाते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, तो अंडे कौन कौन देता है? पक्षी देता है, सरीसृप देते हैं आदि। पक्षी में चिड़िया, घोंसला जो भी है, चिड़िया विड़िया, बतख जितने भी पक्षी हैं वो सब आ जाएंगे। और सरीसृप में सांप देता है, रेंगने वाले और छिपकली देती है। तो सरीसृप में रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सबके सब आ जाएंगे, है ना। और बच्चे जो सजीव प्रजक होते हैं या जरायुज होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। अब इसमें सभी स्तनधारी हो गए, गाय भैंस बकरी आदि जितने भी स्तनधारी मनमान, ठीक है, जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, वो सभी स्तनधारी में आते हैं। पुष्पे पादपों में युग्मनज से तो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड से बनता है बीज, अंडाशय से बनता है फल, और अंडाशय भित्ति से बनता है फल भित्ति। इसकी डिटेली बात अपन अगली वीडियो में जानेंगे, जो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन की होगी, और उसमें मैं डिटेली बताऊंगा पुष्प के बारे में कि किस तरह युग्मनज से भ्रूण बनता है, बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, और अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनती है। फिलहाल के लिए आप ये चीज याद रखो। जो पुष्प होता है ना, पुष्प में ये सब पार्ट होते हैं, बीजांड होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय भित्ति और युग्मनज होता है। युग्मनज नहीं होता। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो युग्मनज से तो भ्रूण का विकास होता है, बीजांड से बीज का, अंडाशय से फल का, अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। अब जैसे मान लो ये आम है, क्या है ये? आम एक फल है। तो इसके बाहर की तरफ जो भित्ति पाई जाएगी उसको तो बोलेंगे फल भित्ति, ठीक है। और इसके बीच में गुठली मिलेगी, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? फल। क्या है? ये जो बीच वाला पार्ट है ये फल होता है, और बीच में क्या होती है? गुठली। गुठली को क्या बोलेंगे? बीज। क्या बोलेंगे? बीज। और इस बीज के अंदर होता है भ्रूण, यानी कि एक पादप होता है, ग्रीन कलर का होता है, इस तरफ यूं करके भ्रूण का निर्माण होता है, और ये होता है भ्रूण। तो मैंने आपको बता दिया कि भ्रूण फल भित्ति के अंदर होता है फल, फिर फल के अंदर होता है बीज, और बीज के अंदर होता है भ्रूण। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है इस लेसन से, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। देखो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में हम अगर मुख्य रूप से अंतर देखेंगे तो 8 अंतर अपन को देखने को मिलते हैं। देखो, अलैंगिक जनन एकल जनक द्वारा होता है, तो लैंगिक जनक 2 जनकों द्वारा होता है। एकल जनक द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, 2 जनकों द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। शरीर के भागों से होता है। अलैंगिक जनन शरीर के किसी भी पार्ट से हो सकता है, ठीक है, जबकि लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। समझ गए? शुक्राणु और अंडाणु। इनमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। इनमें जो अलैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं सब में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक बनते समय मानव शरीर हो कि स्तनधारी हो, जितने भी जीव हैं उनमें युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, अन्यथा उसके बाद से समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में संलयन नहीं होता, जुड़ते नहीं है ना, युग्मक और नर युग्मक मादा युग्मक आपस में नहीं जुड़ते, यानी कि संलयन नहीं होता, जबकि इसमें संलयन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। 5वां, संतति जनक के समान होती है। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां आपस में, जो भाई बहन होते हैं वो आपस में समान भी होंगे और जनकों के समान भी होंगे अलैंगिक जनन में। लेकिन जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां होती है वो जनकों के दो जनक होते हैं ना, माता और पिता, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। उसमें दोनों का मध्यवर्ती चीज बनती है, मतलब कि ना पापा पे जाएगा पूरा का पूरा, ना माँ पर जाता है। ठीक है, पूरे के पूरा नहीं जाता, थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाता है, सेम टू सेम नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, जनक के समान नहीं होते हैं।
पादपों में निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। ये पादपों और निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। ज्यादातर अलैंगिक जनन पादपों में होता है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। जो निम्न छोटे जंतु होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, कवक हुआ, अमीबा हुआ, है ना, तो इनमें ज्यादातर निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। जबकि लैंगिक जनन निम्न श्रेणी के पादपों में और उच्चतर जंतुओं में होता है। मतलब कि जो उच्च श्रेणी के पादपों व जंतुओं में होता है। कौन? लैंगिक जनन। विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यह विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें जो संततियां बन रही है वो जनक के समान बनती है और उसके गुण भी जनक के समान होते हैं। तो लक्षण वैसे के वैसे ही आते हैं जैसे पिता में, जैसे जनक में होते हैं। ठीक है, तो जैसे के जैसे लक्षण आएंगे तो विकास कहां से होगा? नहीं होगा। इसलिए विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? माता के गुण भी आते हैं, पिता के गुण भी आते हैं। जो संततियां होगी उनमें माता और पिता के दोनों के लक्षण उत्पन्न होंगे, साथ ही साथ उसमें अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। तो जनकों के समान सेम टू सेम लक्षण उत्पन्न नहीं होते, जबकि हटके लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्योंकि लक्षणों में बदलाव है, इसलिए यहाँ पर यह विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है लैंगिक जनन। जबकि इसमें सेम टू सेम लक्षण थे, इसलिए ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता और ये होता है। तो जनन दर अधिक होती है, इनमें बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी अधिक होती है। किनमें? अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में। तो जो अलैंगिक जनन करता है उनमें जनन करने की तीव्रता अधिक होती है। वो एक ही बार में लाखों, हजारों, कई गुना तीव्र गति से अलैंगिक जनन करते हैं, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस अपने अंग को तोड़ना है और नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। जबकि इसमें लैंगिक जनन में जो जनन दर होती है वो धीमी होती है। जनन दर क्या होती है? इसकी धीमी होती है। क्यों होती है लैंगिक जनन की जनन दर धीमी? क्योंकि अब इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में पहले तो युग्मक जनन होगा, फिर स्थानांतरण होगा, फिर युग्मनज निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर युग्मनज का परिवर्तन होगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है बच्चे के निर्माण में। तो इसकी जो जनन दर होती है वो बिल्कुल धीमी होती है। बच्चा बहुत समय में बनता है, जबकि इसमें तो हाथों हाथ बन जाएगा। बैक्टीरिया होता है, खट 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 टूटता है, 1 मिनट में 2 बच्चे पैदा कर देता है बैक्टीरिया। तो अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में तीव्रता होती है, जबकि इसमें धीमा होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप मेरी और वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरी इस लेसन में कोई कमी रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई में जरूर उसका आंसर दूंगा। और मैं किस चीज पर वीडियो बनाऊं, किस लेसन पर वीडियो बनाऊं, ये भी आप बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट करके बताइए। एक और बात बता दूं कि अब हम अगले लेसन में ये जानेंगे कि पुष्पे पादपों में जनन कैसे होता है। जो पुष्पे पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, किस प्रकार बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनती है। तो हम अगले लेसन में 12वीं क्लास का दूसरा लेसन है, 12वीं क्लास का दूसरा लेसन है बायोलॉजी का, जिसका नाम है पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। तो हम उस लेसन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, पुष्प में क्या क्या होता है, पुष्प की आकारिकी के बारे में जानेंगे, पुष्प की संरचनाएं जानेंगे, बीजांड से बीज कैसे बनता है, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे आने वाले अगले लेसन की वाली वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सब्सक्राइब करें। मैं 12वीं के पूरे लेसन करवा दूंगा अगर मुझे ग्रोथ होती हुई दिखी तो। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।